दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, माफी मांगना चाहेंगे कि जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी उसमें 2-3 दिन क्लास आपकी मिस हो गई, उसके लिए सो सॉरी। और अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। और सीटेट 2022-23 को टारगेट करते हुए आज के ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, एक अच्छा डिस्कशन करके एनालिसिस करके टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं, डेफिनेटली यहां से बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। और बाइलिंगुअल क्लास है, क्वेश्चंस का इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डियर फ्रेंड, आपने दूध से पनीर बनाया होगा या कहीं बनते हुए देखा होगा। तो वो जो दूध होता है, पहले उसको गर्म कर लिया जाता है, फिटकरी डाल करके उसको जो है दूध जब फट जाता है तो उसको कपड़े पर उड़ेलते हैं, है ना। और फिर उसमें जो ठोस कण रहते हैं वो कपड़े में रह जाते हैं और जो पानी होता है, द्रव होता है, वो नीचे निकल जाता है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर, ये आपका क्या है, ये कपड़ा है ना, उस पर दूध को उड़ेलते हैं। ये आपका क्या है, ये दूध है। जब इसको डाला गया तो जो मलाई है ये इसी कपड़े में रह जाती है और इसका ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये पानी क्या होता है कि नीचे निकल जाता है। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, ये जो पृथक्करण की सेपरेशन की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? देखिए, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर दिया जाता है, उसे निस्यंदन कहा जाता है, उसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को, क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन, निस्यंदन कहलाता है। ठीक है, पृथक्करण, ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसको क्या कहते हैं? निस्यंदन कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 3 राज्यों का वह समूह, ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल, यानी कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, वह कौन सा ग्रुप है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, या केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। देखिए, हम पहले मैप देखते हैं। ये मैप आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये बंगाल की पूरी क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। इस कौन कौन से राज्य इसके किनारे पर लगे हुए हैं जो हमारे ऑप्शन में थे? एक तो उड़ीसा, उड़ीसा के किनारे पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। फिर नीचे आएंगे, हमारे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश है, इसके किनारे पर बिल्कुल क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। फिर नीचे चले आएंगे, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के किनारे यहाँ पर क्या है? ये बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमारा सीक्वेंस था क्या हो गया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। इसमें क्या है आपका? उड़ीसा था, है ना, आंध्र प्रदेश था और तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन इज, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। कहां हैं आप? मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? ये आपका सेकंड नंबर पे आता है। ओके, फर्स्ट नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है वन क्षेत्र के रूप में। और तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है। कौन आता है? छत्तीसगढ़। तो अब इसमें जो है, जो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये सेकंड नंबर पे है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कहां है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट, आप सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है। ये क्या है? ये हिमालय की चोटी है और नेपाल में इसको सागर माथा क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा। ठीक है, यानी कि स्वर्ग की चोटी, स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई कितनी है? 8,850। अ शूटिंग स्टार इज, यानी कि टूटता तारा होता है कोई, तारा होता है धूमकेतु, उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह।
टूटता तारा उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। क्या होता है? जो टूटता हुआ तारा है वह उल्का पिंड या गैसीय पिंड होता है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, टूटता कैसे है, कैसे इसको टूटता तारा कहते हैं, समझिएगा। लाखों उल्का पिंड या गैस के गोले जो होते हैं वो हमारे सौर मंडल में जब भ्रमण करते करते धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायु के साथ ना फ्रैक्शन होने पर, क्या, वायु के साथ में फ्रैक्शन होने पर, घर्षण होने के कारण गर्म होकर के जल जाते हैं। ठीक है, और जैसे जब वो जलते हैं तो एक बहुत शाइनिंग, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी घटना को टूटता तारा कहते हैं। बात क्लियर हुई? ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। चलिए, किसी सभा में अपना परिचय देते समय, अपना इंट्रोडक्शन देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। वो इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है? कहता है, मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी, सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा, देखिए गोवा है, केरल है, कश्मीर है, मिजोरम है, इसमें ऐसा कौन सा राज्य है जहां लोग सरसों के तेल में मछली को पका करके खाना पसंद करते हैं, या कह सकते हैं वहां का लोकप्रिय भोजन है? तो डियर फ्रेंड, वो है आपका कश्मीर। क्या है? कश्मीर जो है, यहां पर लोग सरसों के तेल में पकाई गई मछली जो है वह जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जलवायु है वह शीतल होती है, वह ठंडी होती है, इसलिए। और जो सरसों का तेल होता है वह शरीर, उसमें काफी ऐसे उपचारात्मक गुण होते हैं जो शरीर को गर्म रखता है, इसलिए सरसों के तेल में मछली को पका करके खाना कश्मीर के लोगों को का लोकप्रिय भोजन है। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज, यानी कि इसमें से एक समूह को हमें चुनना है जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है, हम उनको यूज करने के बाद रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऐसा पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन है, या चादरें हैं, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी है, लोहे की कीलें हैं, कांच की बोतल है, स्टील मग है, गत्ते का डिब्बा है, या चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, फूलदान, चादरें। तो अब इसमें लकड़ी का मेज तो नहीं आएगा ना। क्या है इसमें, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें बेटर रहेगा? ऑप्शन सी आपका इसमें, जैसे लोहे की कीलें हो गई, कांच की बोतल हो गई, स्टील मग हो गया, गत्ते का डिब्बा हो गया। इन सब चीजों को हम यूज करने के बाद क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर लेते हैं। और पुरानी और फेंकी जाने वाली जो कांच की बोतलें हैं, लोहे की, ये सब चीजें क्या है? अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं। फिर हम इनको इकट्ठा करके कुछ नई चीजें, उपयोगी चीजें, अच्छी चीजें, सुंदर चीजें क्या करते हैं? बना लेते हैं, इनको दोबारा यूज करके। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में, ठीक है, कला एवं कौशल, आर्ट एंड क्राफ्ट का समावेश करना चाहिए। भाई ईवीएस के टीचिंग में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए, उसको इंटीग्रेटेड करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। किस चीज को प्रोत्साहित करता है? सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को। जब बच्चा कला जो है आर्ट सीखेगा, बच्चा क्राफ्ट सीखेगा, स्किल्स को डेवलप करेगा, तो उसमें सृजनात्मकता जाहिर सी बात है। सहपाठी यानी साथ साथ सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी, बच्चा एक दूसरे से सीखता रहेगा, अपने साथियों से सहयोग के माध्यम से सीखता रहेगा। कक्षा में अनुशासन को, अरे नहीं, अनुशासन की बात इसमें कहां से आ गई भाई? डिसिप्लिन थोड़ा ना हो जाएगा कला और कौशल के माध्यम से। इंक्लूजन को, समावेशन को, जी हाँ बिल्कुल, बच्चा साथ में बैठ करके सीखेगा। एक बच्चा तेज है, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, एक कमजोर है, दोनों साथ में बैठ करके सीखेंगे, ये भी अच्छी बात है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सृजनात्मकता है वो भी ठीक है, सहपाठी साथ साथ सीखने को, ये भी ठीक है, अनुशासन का ऑप्शन आपका हट जाएगा, समावेशन भी ठीक है। ठीक है, यानी कि कला और कौशल का समावेश इसलिए करना चाहिए, उसमें बच्चे में सृजनात्मकता आती है, एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को भी इंपॉर्टेंस मिलता है। ए बी डी, ऑप्शन नंबर जिसमें जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है, दिस वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईवीएस ऑफ द प्राइमरी क्लासेस, कक्षा 1 से 5 तक की जो ईवीएस होती है इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स जहां आपको मिल जाए वहां समझ लेना कि यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट्स को मिलाने की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है, वह विषय क्षेत्र जिसमें एकीकरण है, इंटीग्रेटेड है। क्या है? विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों मुद्दों का एकीकरण है, यानी कि विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मुद्दे हैं, उनको मिला करके पढ़ाया जाता है।
सामाजिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट और मुद्दों को पढ़ाया जाता है। इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, इसमें इंटीग्रेटेड की बात नहीं है, एकीकृत की बात नहीं है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट, या फिर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के कॉन्सेप्ट एवं मुद्दों को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को, इश्यूज को पढ़ाया जाता है। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों का एकीकरण है। जो कक्षा 1 से 5 तक की जो ईवीएस होती है उसमें विज्ञान भी होती है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी होती है, पर्यावरण शिक्षा भी होती है। इन सभी को मिला करके बच्चे को पढ़ाया जाता है एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन इज, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो ईवीएस टीचिंग है, पर्यावरण अध्ययन है, उसका क्या उद्देश्य है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना है, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, विद्यार्थियों को उचित प्राथमिक विज्ञान कॉन्सेप्ट के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या फिर नीचे ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। इसमें जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर किया जाएगा आपका, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य वो ये है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। यानी कि प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में लैंगिक संवेदनशीलता का विकास भी क्या होता है, उसमें समाहित होता है। ईवीएस के अध्ययन का उद्देश्य अवधारणाओं को समझना और चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति देना होता है। इससे छात्र के जो उसका बौद्धिक स्तर होता है उसमें भी वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित यानी बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, यानी कि ग्रुप, पीयर ग्रुप। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, क्या ये ठीक रहेगा। किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाएं। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। देखिए यहाँ पे बात हो रही है दृष्टिबाधित की, बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता है, तो जब दिखाई नहीं पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसको ऐसी चीजें दो जिससे बच्चा जो है वो टच करके, उसको स्पर्श करके और समझ पाए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, चीजों को समझ पाए, है ना। तो स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री, ऐसी अधिगम सामग्री, सीखने की ऐसी वस्तुएं जिनसे बच्चा स्पर्श करके सीखे, उनको टच करके सीखे, ठीक है, उनका अधिक उपयोग करे तो बच्चा बेहतर सीख सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। जो पर्यावरण अध्ययन जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया, जो भी परियोजना है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनका आकलन करना है और उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि फीडबैक भी देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप क्रम निर्धारण मापनी का यूज करेंगे, जांच चेकलिस्ट तैयार करेंगे, या सहपाठी आकलन पीयर असेसमेंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि जब इसमें फीडबैक भी देना है, आकलन करना है और उन्हें जल्दी यानी शीघ्र ही प्रतिपुष्टि फीडबैक भी देना है, तो क्या करेंगे, जांच सूची साधन का प्रयोग करेंगे, चेकलिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। आकलन की यानी कि ऑब्जर्वेशन की जांच सूची विधि में किसी परिणाम या प्रदर्शन में उपस्थित या अनुपस्थित तत्वों का पता लगाते हैं, जैसे कि आपकी स्किल्स हो गई, बिहेवियर हो गया, भ्रम हो गया, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। डिफरेंट सारे ही क्वेश्चंस आपके जो पिछले पूछे गए हैं, ये तो हम लोग वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो आपका पेपर 1 जनवरी 2022 को हुआ था, ये उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस आगे मिलेंगे भी। 50 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, सारे ही सुपर क्वेश्चंस रहेंगे। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना, क्या ये प्रक्रिया कौशल नहीं है, यानी कि प्रोसेस स्किल नहीं है, या फिर क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना यानी रिकॉलिंग फैक्ट्स। देखिए प्रक्रिया कौशल क्या सा इसमें नहीं है, तो किसी भी चीज की जांच करना, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, परिकल्पना की जांच करना, यह जो आपका है यह प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मानचित्रण करना, आप मैपिंग कर रहे हैं, ये भी आपका एक प्रोसेस स्किल है ना।
और जो भी क्रियाशील परिवर्तन हुए हैं आप उनको डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस स्किल कहलाएगा। तथ्यों का अनुस्मरण करना ये भी प्रोसेस स्किल के अंतर्गत आता है, लेकिन परिकल्पना की जांच करना ये प्रोसेस स्किल के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रक्रिया कौशल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है थीम जो है परिवार तथा मित्र, परिवार तथा मित्र विषय है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उप थीम है? अब परिवार और मित्र का जो विषय है इसका उपविषय क्या है? तो देखिए परिवार क्या होता है? परिवार वह होता है जिसमें रहने वाले लोग या व्यक्ति उनमें क्या होता है, रक्त संबंध पाया जाता है, वही तो परिवार होता है भाई। अब यहाँ पे परिवार और मित्र ये विषय है, इसका उपविषय क्या कहलाएगा? देखिए इसके अंतर्गत उपविषय इसके क्या आते हैं? उपविषय इसके 4 उपविषय होते हैं। परिवार और मित्र के 4 उपविषय होते हैं, जिसमें एक आता है संबंध, क्या आता है? एक तो होता है संबंध है, दूसरा होता है कार्य और खेल, तीसरा होता है जानवर और पौधे, ठीक है, जानवर और पौधे। तो इस प्रकार से इनमें 4 उपविषय होते हैं। तो इसमें आपका संबंध तो है नहीं ऑप्शन में, जानवर और पौधे भी नहीं है, कार्य और खेल है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? जो परिवार और मित्र थीम है इसकी 4 उपथीम होती हैं, जिसमें आपका संबंध आता है, कार्य और खेल आता है, जानवर तथा पौधे आ जाते हैं। तो इसमें आपका कार्य और खेल जो है ये आपका क्या हो जाएगा? उप थीम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा, पेन पेपर परीक्षा के द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन विश्वसनीय, क्या? विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका जो बी है, सी है, वो आपका राइट होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आएगा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा, ऑप्शन सी द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ, किसके दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं? वो है आपकी स्क्वैरल, गिलहरी, ठीक है। गिलहरी के सामने का दांत जीवन भर, सामने के दांत उसके जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अच्छा, अब तो ऐसे अगर बढ़ते रहेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने के लिए क्या करती है गिलहरी? वस्तुओं को कुतरती रहती हैं, चीजों को कुतरते रहते हैं ताकि वो दांत अधिक लंबे ना हो पाए, है ना। अब यहाँ पे जैसे बिल्ली है, बिल्ली के जो दांत होते हैं वो मांस को फाड़ने काटने के लिए जो है नुकीले होते हैं। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले और घुमावदार होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीजों को चबाते नहीं, सीधा निगल जाते हैं। बाघ जो होता है इसके नुकीले दांत क्या होता है? ये भी चीजों को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो जो इस गिलहरी है इसके दांत नुकीले होते हैं, सॉरी, इसके जो दांत होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और ये उनको लंबाई रोकने के लिए चीजों को कुतरते रहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। बेहतरीन क्वेश्चन है, झूम खेती क्वेश्चन है, झूम फार्मिंग इज, झूम खेती है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। जो झूम खेती है वह काट और दग्ध खेती है। इसमें क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। भाई एक फसल काट ली, अब उसमें उस जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते हैं। जब खेती नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारा जो है कि झाड़ियां वगैरह उग जाएंगी, है ना। तो फिर क्या करते हैं, जब झाड़ियां वगैरह उसमें उग जाती हैं तो उनको वो काटते नहीं है, सीधा उनको जला देते हैं, वो जल करके राख हो जाता है और फिर उसको उसकी जुताई कर देते हैं। यानी कि जो उसमें झाड़ियां वगैरह खड़ी थी अब वो उसमें क्या होगा, उसकी खाद का काम करेगी और उस जमीन को उपजाऊ बनाएगी। फिर जब उसमें फसल बीजी जाएगी तो वो अच्छी बेहतर हो जाएगी फसल वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक फसल करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला था। यह मिला था मलेरिया मच्छर से फैलता है, क्या?
मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसको शोध करने के लिए मिला था। ठीक है, और 1905 में जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो उस समय भी मरते हुए कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा, ऐसा कह रहे थे रोनाल्ड रॉस जब 1905 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार इसको किसके लिए मिला था? मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह शोध किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या बीज? इसमें सिनकोना जो पेड़ होता है इसके छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन इज, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कशक, विषदंत, फैंक्स या फिर कृंतक छेदक या शल्क कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांतों को विषदंत, फैंक्स, दूसरा कहा जाता है यमदूती। क्या कहा जाता है? यमदूती भी कहते हैं, मकरी भी कहते हैं, ठीक है, कराली भी कहते हैं। क्या? कराली भी कहा जाता है, और कालरात्रि भी कहा जाता है। किसको? सांप के जहरीले दांतों को क्या क्या नाम दिया गया है? विषदंत, यमदूती, मकरी, कराली, कालरात्रि, ये सब सांप के जहरीले दांतों के नाम हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया, रसल वाइपर? जी नहीं, ये तो बहुत जहरीला है। अफाई, क्रैकच, सल्की वाइपर? ये भी बहुत जहरीला है। भारतीय शैल अजगर, पाइथन जो है यह आपका जहरीला नहीं होता। कॉमन, क्रैत, ये भी आपका सांप जहरीला है। ठीक है, आपके भारत में देखिए कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पाइथन, अजगर जहरीला नहीं है। हमारे भारत में पाए जाने वाले 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। केवल कितने? केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका नाग हो गया, ठीक है, दूसरा आपका करैत जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, 2 हो गए। तीसरा आपका ये ऊपर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे दुबोइया, कौन सा? दुबोइया, ये भी क्या है? बहुत जहरीला है। और अफाई, ये 4 ऐसे सांप होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, इनको ध्यान रखिएगा, ये जहरीले सांप होते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। फीताकृमि, जोंक, केचुए या अंकुशकृमि, हुकवर्म, क्या यूज होता है? देखिए, जो वर्मी कंपोस्टिंग जो मेथड है खाद बनाने का, इसमें आपके केंचुए का यूज होता है, अर्थवॉर्म का यूज होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ केंचुए का यूज नहीं होता है, केंचुआ और अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी यूज होता है। कुछ वनस्पतियां भी ली जाती हैं और कुछ कचरा वगैरह, इन सबको मिला करके और जो खाद बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें केंचुआ मुख्य रूप से इसमें मिक्स किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्मी कंपोस्टिंग जो खाद बनाने की विधि है उसमें केंचुए का यूज होता है। पश्मीना ऊन, जो पश्मीना ऊन होती है वो किस जानवर से मिलती है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या एल्पेका? तो जो पश्मीना ऊन होती है वह बकरी, लेकिन सिर्फ बकरी नहीं, पहाड़ी बकरियों से। किससे? पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो बकरियां लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं, ठीक है, उनसे मिलती है ये। और ये जो पश्मीना जो ऊन होती है, इससे जो भी चीज बनती है, शॉल वगैरह, वो कहा गया है, माना जाता है कि 6 स्वेटरों के बराबर उसमें गर्मी होती है। किसमें? जो पश्मीना शॉल वगैरह, पश्मीना ऊन से जो स्वेटर बनते हैं उनमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। ये गर्म तो बहुत होती है पश्मीना ऊन से बनी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं कि गर्म होती तो मोटी नहीं होती, बढ़िया पतली सी और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत गर्म होती है पश्मीना ऊन से बनी चीजें, जो कि बकरी से बनती हैं, पहाड़ी बकरी से। बात क्लियर हुई? आगे बढ़। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इमिट्स। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधनों से फैलती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है, यह अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। क्वेश्चन आपका 31 जनवरी 2021 का है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में पानी देने के लिए
प्रयुक्त की गई तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? पौधों में पानी देने के लिए यह यूज की गई जो तकनीकी है उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वह पौधे के जड़ में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। और यह जो विधि है इसका जो डेवलपमेंट, इसका जो विकास हुआ था वो आपका इजराइल में हुआ था। कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था, लेकिन अभी तो ये सारी कंट्रीज में फेमस है, तो इसको आप समझ गए। इसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ड्रिप सिंचाई का विकास कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। बात क्लियर हुई? निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसा लेता है और खा जाता है? यह आप बहुत फेमस पौधा है जो कि इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। और फिर इनमें ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगा होता है और ये ढक्कन खुल जाता है जब कोई जानवर आता है वो इसमें इसकी ये ऐसी सुगंध छोड़ता है कि चूहे वगैरह, मेंढक वगैरह इसमें आकर के इसमें गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है, ठीक है, और ये खुलता नहीं है, फिर बेचारे अंदर ही मर जाते हैं, यानी कि ये पौधा जानवरों को खा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका पिचर प्लांट, घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का पौधा, इसमें क्या होता है कि यह जानवरों को खा जाता है। ओके, समझ गए आप? इस तरीके का होता है, ढक्कन खुला रहता है, जानवर आके इसमें गिर जाते हैं, ये बंद हो जाता है, बेचारे अंदर ही मर जाते हैं, यानी कि ये उनको खा जाता है। घटपर्णी। वर्षा के पानी को यानी बारिश के पानी को भविष्य में यूज करने के लिए इकट्ठा कर लेना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहलाता है, वर्षा के पानी को पंप करना, उत्खनन करना, या वर्षा के पानी का संचयन, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी विधि, इसमें कौन सी मेथड है, कौन सा मेथड है प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि। ईवीएस की समझ के लिए क्या व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड उचित है कक्षा 1 से 5 तक में? जी नहीं, वहां पे लेक्चर मेथड के माध्यम से बच्चा नहीं समझ पाएगा। चौक एवं टॉक विधि, चौक टॉक, या फिर जांच आधारित इंक्वायरी बेस्ड, या जग एवं मग पद्धति। सबसे बेस्ट यहाँ पे है जांच आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग, जिसको पूछताछ आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह जो विधि है यह आपकी सोच और समस्या आधारित या सोच और समस्या समाधान स्किल्स के डेवलपमेंट पर बेस्ड होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका बेस्ट हो जाता है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस इज चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। तो ईवीएस में आकलन का संकेतक चर्चा करना है। इससे बच्चों को उनकी भाषा और सीखने की क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण अध्ययन का भाग इसमें क्या हो जाएगा? हमने पहले भी बताया था कि पर्यावरण अध्ययन में हम मोस्टली विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाते हैं, है ना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन यहाँ पे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर्यावरण शिक्षा में, या कक्षा 1 से 5 तक में। यहाँ पे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ाना होता है। जैसे विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, ये पर्यावरण अध्ययन के भाग हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बेस्ट वन ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक होती है वह विद्यार्थियों को सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में सहायता करती है, जिससे ठीक है, जिससे जो विद्यार्थी हैं उनका बहुमुखी और सर्वांगीण विकास होता है। इन संसाधनों के अंतर्गत आपका भौतिक, रसायन, जैविक, भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? उनकी सींगों के लिए। मगरमच्छ की सींग होती है क्या? जी नहीं, ऑप्शन गलत है। त्वचा के लिए मारे जाते हैं कि उनको मारने के बाद उनकी त्वचा, उनकी स्किन को यूज में लिया जाएगा।
उनके दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ जो होते हैं वह त्वचा के लिए मार दिए जाते हैं। शिकारी जो है उनको उनकी त्वचा का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि आपके हैंडबैग हो गए, जूते हो गए, बेल्ट हो गई, पर्स हो गई। ऐसी चीजें जो है उनकी स्किन से बनाई जाती हैं, उनकी खाल से बनाई जाती हैं, इसलिए वो शिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से चावल कहाँ पाया जाता है? तो जो बोरा चिपचिपे चावल है यह आपका असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। और इस चावल की प्रजाति को असमिया मुलायम चावल भी कहा जाता है। ये जो चावल है इसकी प्रजाति को असमिया मुलायम, क्या? असमिया मुलायम चावल भी कहा जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा और बहुत ही मुलायम होता है। कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, इसलिए इसको असमिया कहते हैं। इन विंटर्स यानी सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। कौन सी चीज? जैसे नहीं, पहले दादी के नुस्खे वगैरह आया करते थे, ठीक है, मतलब लोग जो है घर में ही चीजों को बना लेते थे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जो घर में चीजें बनाई जाती थी उन्हीं से दूर हो जाती थी, है ना। तो उसमें त्वचा हम लोगों की जो सर्दी में क्या होती है? रूखेपन। हम लोग वैसलीन यूज करते हैं, हम लोग कोल्ड क्रीम यूज करते हैं। वो क्या यूज करती थी दादी? गुलाब जल और आसुत जल, या गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, या गुलाब जल और सिरका। तो यहाँ पे जो दादी थी वह आपका क्या यूज करती थी? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। क्या? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का इस्तेमाल करती थी, जिससे कि त्वचा जो है वो जो है अच्छी रहती थी रूखेपन से बचाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? सूर्य पक्षी है, कौवा है, बारबेट है, या भारतीय रॉबिन है? ये जो रॉबिन है ये तो आपको पता ही होगा, पत्थरों के बीच में अपना वो जो है अंडा देता है, घोंसला बनाता है। ये आपका सूर्य पक्षी है, ठीक है। छोटे से पेड़ या झाड़ी की जो शाखाएं होती है उनसे लटकने वाला जो घोंसला होता है वह सनबर्ड सूर्य पक्षी बनाता है। सूर्य पक्षी को ही पर्पल और शक्कर खोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? शक्कर खोरा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य पक्षी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज, ये क्या दिखाता है? पहली बात तो जब PNR लिखा है तो हमें PNR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। ये जो PNR नंबर होता है ये यात्री का नाम रिकॉर्ड दिखाता है, यात्री का नाम और रिकॉर्ड दिखाता है। और ये जो है इस नंबर के माध्यम से जो यात्रा करने वाला है उसको यात्रा के संबंध में जानकारी भी मिलती है। ट्रेन के आने का समय, ट्रेन के जाने का समय, आगमन प्रस्थान की जानकारी मिलती है। दूसरी बात है हमारा टिकट वेटिंग लिस्ट में है या कंफर्म है, इसकी जानकारी भी इससे मिलती है। इसीलिए पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसका नाम है PNR। ऑप्शन बी इज द राइट वन। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 4 जनवरी 2022 के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है उसको क्या कहा जाता है? हम लोग तो जैसे माँ की बड़ी बहन को मान लीजिए हम लोग मौसी कहते हैं ना, तो ये लोग क्या कहते हैं मलयालम में? मलयालम में उसको कहा जाता है वल्ली यामा। क्या कहते हैं? वल्ली यामा, ठीक है। अच्छा, ये अमू अम्मा किसे कहते हैं? अमू अम्मा कहते हैं माँ की माँ को, यानी कि नानी को, ठीक है। नानी को मलयालम में अमू अम्मा कहते हैं और ये मौसी को कहते हैं वल्ली यामा, ठीक है। मलयालम जो है यह भाषा भारत के केरल प्रांत में, कहां? केरल में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, ठीक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। कौन? मलयालम। बात क्लियर हुई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इन केरला? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो इसमें आपका कोझिकोड एक ऐसा स्थान है जो केरल में स्थित है। कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट, क्या? जिसे पहले कालीकट कहा जाता था, ये मालाबार तट पर स्थित भारत के केरल राज्य का एक शहर है। कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट कहते थे। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा।
इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? ये भारत में यह गांव राजस्थान में है। ठीक है, जहां जो है राजस्थान में है और यहाँ गांव का नाम उगने वाले जो पेड़ हैं उनके कारण पड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट वन। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, यानी कि सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होती है वह हाथियों के झुंड का मुखिया होती है। ठीक है, और इनके झुंड में केवल मादा हाथी होते हैं जो कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं उसमें। ठीक है, इस झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है। 14-15 वर्ष के बाद बच्चे झुंड को छोड़ करके अकेले रहने लग जाते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले हाथी एक दिन में कितना खाता है, तो हाथी एक दिन में 100 किलो यानी कि कितना हो गया, 1 कुंटल से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ऑप्शन इसमें आपका जो बी है वो राइट हो जाता है। पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। पौधों का ऐसा भाग जो अगर दांत में दर्द है आपके तो उसको कम करने के लिए उसका यूज आप कर सकते हैं। सौंफ, लौंग, मेथी या अफीम के बीज। तो लौंग जो है इसका यूज दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। जब दांत में दर्द होता है तो लौंग को क्या करते हैं, मुंह में दबा लेते हैं, जिससे क्या होता है दर्द में फर्क पड़ जाता है, दर्द में आराम मिल जाता है। चिल्ड्रेन हु कैनॉट स्पीक एंड हियर, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वे कैसे सीखते हैं? जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वे संकेत के माध्यम से सीखते हैं। कई बार जो लोग नहीं बोल पाते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, उनको हम लोग इशारा करके कोई बात अगर समझानी हो तो इशारे में समझाते हैं, इशारे में कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा का यूज करके उनको समझाया जाता है ना। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो सीखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। देखिए इसमें जो आपका नदी है, झील है, तालाब है, झरना है, ये सभी जल के स्रोत हैं। These are the sources of water, पानी के स्रोत हैं। जबकि जो इसमें पहाड़ है या आपका पर्वत है, ये किसी भी प्रकार का जल संचयन इसमें नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो पर्वत है वो इसमें सबसे अलग है, पहाड़ सबसे अलग है। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति उसमें जागृत हो, बच्चा स्वयं खोज करके सीख पाए। ठीक है, विद्यार्थियों को यह भी प्रयास करना चाहिए कि रटने की प्रवृत्ति वो कम करें और चीजों को सुन करके समझें ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे में उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे लास्ट में पहुंच रहे हैं। 50 क्वेश्चंस का हमारे सामने कलेक्शन था। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल हैं? वो क्या है आपका? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और खेल, भोजन। कार्य और खेल तो आपका परिवार और दोस्त में ही आ जाता है। तो इसमें आपका प्राथमिक स्तर पर अगर ईवीएस के पाठ्यक्रम की बात करें तो उसमें परिवार और दोस्त थीम में उपथीम शामिल है। किसमें? परिवार और दोस्त में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया परिवार और दोस्त जो थीम है इसके 4 उपथीम हैं। परिवार और दोस्त जो थीम है इसकी 4 उपथीम है, जिनमें आपका आपसी संबंध आ जाता है, जिसमें आपका काम और खेल आ जाता है, इसमें आपके जानवर और पौधे आ जाते हैं। ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर होती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का क्वेश्चन अभी 2 और बचे हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा क्या है क्वेश्चन? ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो ईवीएस सिखाने के लिए बच्चों को आप क्या कर सकते हैं? क्षेत्र भ्रमण पर ले जा सकते हैं, फील्ड विजिट पर ले जा सकते हैं, ताकि बच्चों को सामने प्रत्यक्ष अनुभव करा के बच्चा सामने प्रत्यक्ष अनुभव करके सीख पाए। जिन पौधों के बारे में, जिन चीजों के बारे में बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं वो हम सामने उनको लाइव दिखा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए
आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए? सीखने के लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, या अनौपचारिक सीखने पर? किस पर होना चाहिए? सीखने के लिए। क्या होना चाहिए? ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित सीखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ फॉर लर्निंग, ऑप्शन ए इज द राइट वन। आपसे कहना चाहेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते रहेंगे। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईवीएस का सीखना आधारित है, लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर आधारित है? ये सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? सरल से जटिल के सिद्धांत पर हम लोग सरल से जटिल की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए।